गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं स्तुति सिंह। वेलकम टू रक्षा एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान पार्ट 2, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने पार्ट 1 आधा नेशनल पार्क कल की क्लास में कवर कर लिया है। अब चलिए एक बार क्या समझ लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स में ये सीरीज काम आने वाली है। वैसे तो मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम पे फोकस्ड है ना, तो देख लेते हैं। दो संस्थाएं एग्जाम कराती हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन? एमपीपीएससी और दूसरी पीईबी, जिसको हम व्यापम के नाम से भी जानते हैं। तो कौन कौन सी एमपीपीएससी में एग्जाम कौन कौन सी लेती है एमपीपीएससी? तो पहली कौन सी है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है। दूसरी कौन सी है? एमपीपीएससी एडीपीओ। तीसरी कौन सी है? एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो। चौथी कौन सी है? एमपीपीएससी एई। एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। अब ये सब क्या है? सब कुछ फैक्चुअल बेसिस वाली बात हो रही है। क्यों? सबके प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात हो रही है ना। कुछ एग्जाम्स सिर्फ पहला एग्जाम होता है, जिसमें जैसे एमपीपीएससी में क्या होता है, दो एग्जाम्स होते हैं ना, प्री होता है फिर मेंस होता है। और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स होता है, मतलब सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होता है। ठीक है। उसके अलावा और कौन सा है? एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, पीईबी के सारे एग्जाम, व्यापम पटवारी और व्यापम सब इंजीनियर। ये भी क्या है? टेक्निकल पोस्ट है। किसकी तरह? एई की तरह, है ना। तो चलिए आज के टॉपिक में आते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क, जिसमें से हम लोगों ने चार कल कवर कर लिए थे, 4-5 के लगभग जो भी है ना। तो क्या किया था हम लोगों ने, वो कवर कर लिया था। आज का पहला क्या है? आज का पहला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? होशंगाबाद। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करने के पहले हम क्या कर लेते हैं, कल की तरह एक मैप बना लेते हैं। ठीक है। और वहां पे क्या करेंगे, वहां पे लोकेट कर देंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले बनाते हैं हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो ये हो गया। सबसे पहले कौन से नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोगों ने बात की सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की आज, है ना। वो कहाँ पे है? होशंगाबाद। तो यहाँ कहीं होगा, है ना। तो चलिए लोकेट करते हैं क्या, सतपुड़ा कहाँ पे? होशंगाबाद। ठीक। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? होशंगाबाद। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग अपने मेन पेज में चलते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या। सबसे पहले स्थापना। स्थापना कब हुई है? 1981 में की गई है स्थापना। ठीक है। और इसे 1999 मतलब 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो अभी हम लोग को पहले प्रोजेक्ट टाइगर के मिल चुके थे, जितने अपन ने काउंट किए कल, कितने? 3 मिल चुके थे 4 में से, है ना। उसके बाद अब ये क्या मिल गया हम लोग को? पांचवा प्रोजेक्ट टाइगर अपना मिल गया। कहाँ पे? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। कब गया ये प्रोजेक्ट टाइगर में? 1999 में गया है। बिल्कुल याद रखना है ना। बस ये याद नहीं रखना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में, ये भी याद रखना है कि वो प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 524 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 524 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे इंडियन बाइसन मतलब गौर पशु पाया जाता है। कौन सा? इंडियन बाइसन मतलब गौर पशु। ठीक है। मड़ई पर्यटन स्थल कहाँ है? यही सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अब आप लोग मड़ई के बारे में कब पढ़ोगे? जब हम लोग जनजातियां पढ़ेंगे तब भी आप जानोगे मड़ई के बारे में। उसके अलावा जब हम लोग मेले वगैरह पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा मड़ई के बारे में, है ना। ठीक है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग का ये टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग अभ्यारण्य पढ़ने वाले नेशनल पार्क के बाद। उसके बाद क्या पढ़ने वाले? पूरे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ने वाले, है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या बोल दिया मैम ने, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। उसके बारे में भी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी बस क्या ध्यान रखना है कि पचमढ़ी बायोस्फीयर एक बायोस्फीयर का नाम है और जिसमें किसका क्षेत्र
शामिल होता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र आता है। इसके बीचों बीच देवना नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? देवना नदी। अब ये याद रखना है, जिस भी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मैंने जो भी नदियां बताई है कि यहाँ से प्रवाहित होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ी नदी कोई है नहीं। जैसे अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी निकलेगी, वो तो आपको पता है, उसी कारण नाम ही है। ठीक है, तो ऐसी बड़ी नदियां बहुत ही कम है, एक आध है। उसके अलावा सब क्या है? छोटी छोटी नदियां हैं। तो ऐसे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। तो क्या हम सबको पढ़ रहे हैं और सबको याद रख रहे हैं? नहीं, है ना, हम लोग उसी को याद रख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो अब ये छोटी नदियां इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रही है? क्योंकि वो कहाँ से बह रही है? किसी राष्ट्रीय उद्यान से बह रही है, नहीं तो हम उसका नाम भी नहीं जानते। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? देवना नदी, जो कि कहाँ पे है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी। ठीक है, क्या है नाम इसका? पहले इसका नाम क्या था? सिर्फ डुबरी राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, फिर इसका नाम बदल के क्या किया गया? इसका नाम किया गया संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है ये? सीधी में है। ठीक है, तो चलते हैं कहाँ? मैप पे। तो कहाँ होगा? सीधी यहां होगा, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। सिंगरौली से किससे अलग होके बना है? सीधी से अलग होके बना है, तो यहाँ पूर्व में ही होगा, है ना? क्या? संजय डुबरी कहाँ पे? सीधी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसे क्या 1981 में क्या इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब बहुत सारी बुक्स में इसका 1983 भी मिलता है आप लोगों को, है ना, पर कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और कोई जल्दी का शायद 75 3 ऐसा कोई सन मिल जाता है, वो क्या स्थापना वाला है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जब ये नेशनल पार्क बना है ना, तो उसको हम लोग स्थापना मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क। तो क्या बात हो गई कि वो पूरा अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या बोला जा रहा है कि संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 81 में। बहुत सारी बुक्स आप देखोगे 83 कहीं कहीं दिया है। ठीक है ना, सही नहीं है, है ना? क्या सही है? 1981 सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसे 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो क्या मिल गया हमें? एक और प्रोजेक्ट टाइगर मिल गया। कौन सा? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कब कब प्रोजेक्ट टाइगर में गया? 2008 में। अब ये देखिएगा कि ये सबसे नवीन है। क्या? सबसे नवीन टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मतलब 2008 के बाद कोई भी टाइगर रिजर्व में नहीं गया है। जो भी गया है सब 2008 के पहले गया है। तो क्या हो गया? ये सबसे नवीन टाइगर रिजर्व हो गया मध्य प्रदेश का। कौन सा? संजय डुबरी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना है? 466.7 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, 466.7। ठीक, एक ऐड कर दिए पॉइंट के बाद। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। क्या है इसका क्षेत्रफल? किसका? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्र होना चाहिए ना, इसके कुल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ में भी है ना, कुछ पार्ट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान पहले क्या था? जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ था, मतलब कि कब की बात कर रही हूँ? बिफोर 1 नवंबर 2000 की बात कर रही हूँ। कब की? बिफोर 1 नवंबर 2000 की बात कर रही हूँ, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ हुआ करते थे। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ तक फैला है? पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया तक फैला हुआ है ना। तो जब ये जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं थे, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है संजय डुबरी, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, है ना। तो अभी सबसे बड़ा कौन सा है? फटाफट कमेंट करके मेरे को बताएंगे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है अभी का? बताइए, फटाक से बताइए। कब? आफ्टर 1 नवंबर 2000, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग हो गए। कौन है सबसे बड़ा? कल ही पढ़ा है ना, पहला वाला। कौन सा? कान्हा किसली, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ठीक है,
उसके बाद जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में है इसका, अब उसका नाम क्या हो गया वहां पे राष्ट्रीय उद्यान का? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में उसी का नाम क्या है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। और छत्तीसगढ़ में क्या नाम है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। विभाजन के पूर्व यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। देखिए जो बताई वो बात आ गई ना, क्या कि यह विभाजन के पूर्व, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था उसके पहले क्या था? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इसके बारे में? 1981 में बना, ठीक है, स्थापना हुई। उसके बाद दूसरी चीज क्या बना? 2008 में टाइगर रिजर्व में गया। तीसरी चीज क्या पढ़ा? कि इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है, जिसका नाम छत्तीसगढ़ में क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है? 466.7 किलोमीटर स्क्वायर। इतनी चीज आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ ली? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ ली। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान में। हम सबके घरों के आसपास जहां हम लोग रहते होंगे कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान होगा, बहुत ज्यादा दूरी में नहीं, मतलब बहुत ज्यादा पास जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन आसपास के एरिया में, जैसे कि किसी बगल के जिले में, तो है ना, ऐसी जगह घूमने जाना चाहिए। ठीक है, प्रकृति से थोड़ा कनेक्शन फील होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे चलते। कहा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे इसका विस्तार? छिंदवाड़ा और सिवनी में है। अब कोई राष्ट्रीय उद्यान जरूरी थोड़ी है किसी एक जिले के अंदर हो, है ना, बॉर्डर पे हो सकता है, आधा आधा हो सकता है ना। तो कहाँ पे है पेंच राष्ट्रीय उद्यान? सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है पेंच की? 1975। कब स्थापना हुई है? 1975 में। अब देखिए एक और प्रोजेक्ट टाइगर मिल गया। कौन सा? पेंच। कब बना प्रोजेक्ट टाइगर? 1992 में बना पेंच। ठीक है, टाइगर रिजर्व। इसका क्षेत्रफल कितना है? 293 किलोमीटर स्क्वायर, 293 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब याद रखना है ना, क्या? पेंच। पेंच किस में है? पेंच टाइगर रिजर्व में है। बना कब पेंच? 1975 में स्थापना हुई है। टाइगर रिजर्व में कब गया? 1992 में। ठीक है, चलिए इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है ना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आए या फिर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान आए, आपको क्या समझना है? आपको यही समझना है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में देना है? इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देना है। ठीक है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, बन जाते हैं, क्या कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम इंदिरा गांधी रखा गया है, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, है ना। लगभग शायद 2003, है ना, 2003 ही है ना, 2003 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया था? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। रुपयार्ड क्रिपलिंग। ठीक है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनकी एक पुस्तक थी, बुक थी, कौन सी बुक है? द जंगल बुक। मूवी भी आई थी, है ना, बहुत सारे लोग देखने गए होंगे, है ना, द जंगल बुक। ठीक है, इसकी परिकल्पना यही की गई थी। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि द जंगल बुक का संबंध कौन से राष्ट्रीय उद्यान से है, तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से है। ठीक है, और द जंगल बुक के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? रुपयार्ड किपलिंग। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। क्यों? इसी के कारण। आप अगर जंगल बुक मूवी देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा क्या कि क्या एक मोगली नाम का कैरेक्टर था, उसमें एक छोटा बच्चा था, उसका नाम क्या था? मोगली था, है ना। पूरा वही कहाँ? पेंच राष्ट्रीय उद्यान पे ही पूरा सब अज्यूम किया गया है, या वहां से मिलती जुलती कुछ कहानियां होंगी, उनको उठाया गया है ना, कुछ मिलाए, कुछ लिखे, कुछ चीजें। ठीक है, जो भी है मतलब इसी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है इसका आंसर कि कोई कोई पन्ना दे दिए हैं, कोई कोई कुछ दे दिए, मतलब किसका? कि मोगली लैंड कहाँ पे है, तो याद रखना है कहाँ पे है? पेंच पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ये सब। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या क्या है? सर्वाधिक। तो अगर सबसे ज्यादा कृष्ण मृग कहाँ पे हैं क्वेश्चन आए तो क्या जवाब देना है हम लोगों को?
पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ, सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब कहाँ आ गए हम लोग, अब आ गए हम लोग वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ तो मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग घूमे होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि कहाँ पे है, एकदम शहर के बीचों बीच, आपको कहीं जाने का या कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है कि ये भोपाल में स्थित है ना, शहर के बीचों बीच है, तो हम लोग कुछ भी होता है तो यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भोपाल में है ना। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है, 1979 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 1979 में हुई है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है, किसकी बात हो रही है, वन विहार की बात हो रही है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4.45 किलोमीटर स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। कितना है, 4.45 किलोमीटर स्क्वायर है ना। इसके आगे चलते हैं। क्या इस राष्ट्रीय उद्यान को सर्प उद्यान का भी दर्जा दिया गया है ना, सर्प उद्यान का दर्जा दिया। कौन से राष्ट्रीय उद्यान को, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को। कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये चल नहीं रहा है, इसलिए क्या है, अब देख लेना इसमें से, है ना, मैं ऐसे ऐसे कर दूंगी, समझ जाना है। ठीक है, तो क्या हुई, इसकी स्थापना कब हुई, 1979 में हुई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 4.45 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान को किसका दर्जा दिया गया है, सर्प उद्यान का दर्जा दिया गया है, याद रखना है ना। ठीक है, सर्प उद्यान की स्थापना की गई है इस राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। और इसको कौन सा, किसके रूप में जाना जाता है, मान्यता प्राप्त है, आधुनिक चिड़ियाघर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है, तो क्या जवाब देना है हम लोगों को, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब क्या ये टाइगर रिजर्व में है, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर होता तो मैं यहाँ लिखी होती, है ना। ठीक, तो टाइगर रिजर्व में नहीं है, कौन, वन विहार। ठीक है, आगे चलते हैं। यह ISO 9001 और 2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ना केवल मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई। तो क्या क्या अलग चीज मिली आपको वन विहार में, क्या क्या मिला, पहले यहाँ पे सर्प उद्यान है, दूसरा इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी बोला जाता है ना, तीसरा यहाँ वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई, इससे पहले ये प्रथा नहीं थी। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 4.45 किलोमीटर स्क्वायर। इसके साथ यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, दूसरा सबसे छोटा, सबसे छोटा नहीं बोला मैंने, है ना, क्योंकि अभी सबसे छोटा आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया, याद रखना बिल्कुल। स्थापना कब हुई है, 1979 में स्थापना हुई है। चलिए आगे आ गए हम लोग, कहाँ पे आ गए हम लोग, आ गए हम लोग कहाँ, जीवाश्म या, अब ये कौशल लिखा है, फॉसिल, है ना, जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो इसको शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अब ये इतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अब मेरा ये स्केच चल नहीं रहा है। अब देखती हूँ, ठीक है, आप लोग ऐसे ही समझ लो, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, समझेंगे क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, इतना मुझे नॉलेज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, आपको दिख रहा होगा इसमें, है ना, मैं ऐसे करूंगी, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा आपको समझ में, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या, जीवाश्म या फॉसिल, या इसी को क्या बोलते हैं, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आ जाए, या फिर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान आ जाए, या फिर घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाए, तो किसकी बात की जा रही है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, इसमें से कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, डिंडोरी के शाहपुरा तहसील में है। कहाँ पे है, डिंडोरी के शाहपुरा तहसील में है। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1983 में हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1983 में। क्षेत्रफल कितना है, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्या, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और दूसरा सबसे छोटा इससे पहले आपको मिल ही चुका है, कौन सा था, वन विहार था दूसरा सबसे छोटा, है ना। ये क्या है, ये सबसे छोटा है। क्षेत्रफल कितना, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, स्थापना 1983
3, ठीक है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के 4 जीवाश्म उद्यानों में से एक है, ठीक है। यानी भारत में पूरे इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से एक कौन सा है, एक हमारे मध्य प्रदेश का है, कौन सा, फॉसिल या फिर घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा भी है क्या, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में पौधों, फलों, पत्तों, बीजों, मछलियों, नारियल, सुपारियों को, जीवाश्म को संरक्षित रखा जाता है, ठीक। ये चीजें हो गई, आपको दिखाई तो दे रहा होगा है ना, क्योंकि ये मेरा चल नहीं रहा है ना पेन, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो ये वो आ नहीं रहा है, बाकी ठीक है, मैं मार्क नहीं कर रही हूँ लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार, ठीक है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार। अब यहाँ इसको डायनासोर नाम क्यों रखा गया होगा, इसका नाम डायनासोर इसलिए रखा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, है ना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब। एक मिनट आप रुक सकते हैं, आपके पेन का ये काम हो जाए क्या, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है ना। चलिए देखिए आ गया, सही है अब, है ना। बाकी ऊपर की चीजें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं क्योंकि सब कुछ क्लियरली दिख ही रहा है, बस हम लोगों ने मैप में लोकेट नहीं किया है, वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले अब यहां से करते हैं, फिर जो बचे होंगे उनको भी लोकेट कर लेंगे, ठीक। चलिए चलिए तो कहाँ है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है ये, धार में है, कहाँ पे है, धार में है, ठीक है। याद रखना है जगह का नाम, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं है, ठीक है। यह 2010 में बनाया गया है, ठीक है, कब, 2010 में। और यहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म रखे गए हैं, ठीक है। एक अंदाजा है कि यहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म हैं, ठीक है, इतनी कोई क्लियर पुष्टि नहीं है इस बात की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में भी ज्यादा नहीं है, अब आपको पता ही है ओमकारेश्वर कहाँ है, खंडवा, तो राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे होगा, खंडवा में भी होगा, ठीक है। प्रस्तावित है ये, है ना, अभी पूरा बना नहीं है, कब, 2004 में इसको प्रस्तावित किया गया है। चलिए अब लोकेट कर लेते हैं, पहले डायनासोर द्वारा लोकेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद ओमकारेश्वर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका मैप भी चला गया है यहाँ से, है ना। चलिए ठीक है, एक बार फिर से बना लेते हैं, बाकी सब कुछ लोकेट कर लेंगे, देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले क्या देखें हम लोग, देख लेते हैं क्या, डायनासोर कहाँ पे है, डायनासोर वाला यहाँ पे है, कहाँ, धार में है डायनासोर, है ना, डायनासोर धार, ठीक। उसके अलावा कौन सा देखा, उसके अलावा क्या, कौन सा देखा, ओमकारेश्वर, जो कि कहाँ है, खंडवा में है, ठीक। तो खंडवा ओमकारेश्वर, ठीक। ये दो चीजें आपको दिख रही होंगी, है ना। ये थोड़ा अजीब हो गया है ना, इसको सही कर दिया जाए, चलिए ठीक है। अब दोबारा हम लोग अपने यहाँ पे आते हैं ना, कहा, देखिए ओमकारेश्वर हो गया, डायनासोर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट पेज में, कहा, कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में, है ना। अब आपको पता होगा क्या, ये सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान है ना, सबसे नवीन, अभी तक ये क्या था, अभ्यारण्य था, ऐसा नहीं है कि इसे अभी बनाया ही गया है ना, ये बना पहले से है, ठीक है। कब बना गया, कब बना है ये, 1981 में बना है, लेकिन क्या था ये, अभ्यारण्य था, राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। राष्ट्रीय उद्यान कब बना है, राष्ट्रीय उद्यान बना है 2018 में, राष्ट्रीय उद्यान बना है ये, ठीक है। देखिए इसमें फिर से कुछ हो गया, चलिए ठीक है, अब अपन ऐसे ही देख लेते हैं, हो गया।
चलिए इसको बाद में अब देखूंगी मैं, जो भी है, ठीक है। तो क्या 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। 1981 में जब से बना था तब से 2018 तक क्या रहा है, ये अभ्यारण्य रहा है, ठीक है। यहाँ एशियाई गिर शेरों के साथ अफ्रीकन चीता बसाने की योजना है। एक्चुअली इसको नेशनल पार्क बनाने का कारण ही यही है, क्या, एशियाई एशियाई शेर मतलब कौन से, किसे कहते हैं, बब्बर शेर। एशियाई शेर मतलब क्या, बब्बर शेर जो है वो कहाँ थे, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में थे, ठीक है। वहां से कहाँ लाने का प्लान था, कुनो में लाने का प्लान था, लेकिन क्या है, कुनो में लाने के लिए उनको वो वाली सुविधाएं देनी थी, है ना, कौन सी, जहां वो उनको गिर में मिल रही थी, है ना। तो उसी कारण से क्या कहा गया कि इसको पहले नेशनल पार्क बनाया जाए, उसके बाद यहाँ शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो किस, क्या, एशियाई बब्बर शेर जो गिर के जंगलों से आने वाले थे उनके लिए, प्लस अफ्रीकन चीता, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे क्या लाके बसाने का प्लान है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। इसका क्षेत्रफल कितना है, 738.76, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, 748.76 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये किसके बारे में बात हो गई, कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो गई। अब आगे चलने से पहले एक बात जान लीजिए कि सब लोग पूछते हैं कि मैडम पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में जाओगे आप, उसके अलावा आपको अभी आनंद सर ने अनाउंसमेंट किया है और आप बाकी जगह नोटिफिकेशन भी देखे होंगे, है ना, क्या हमारी एक नई टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 51 रुपीज में, है ना, 51 ही है शायद, हाँ 51 ही है। तो उसकी एक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। तो क्या उसमें क्या है, उसमें हमें आपको टेस्ट दिया है, प्लस जो भी टेस्ट है उसके अलावा जो भी आप यूट्यूब में क्लासेस पढ़ रहे हो मेरे से या किसी से भी, वो सारे यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ जो भी है वो कहाँ पे, वहीं पे अपलोड है, ठीक है। तो वहां से आप ले सकते हो। कहाँ जाना पड़ेगा आपको पीडीएफ के लिए, रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नोट कर रहे हैं तो साथ साथ नोट करते भी चलिए, तो आपका इधर भी कवर होता चलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले ये बताइए, क्या ये टाइगर रिजर्व में है क्या, भले यहाँ पे एशियाई के गिर शेरों को या बब्बर शेर को लाने की योजना है, यहाँ पे बसाया जा रहा है लाके, है ना, अफ्रीकन चीते आ रहे हैं, लेकिन ये टाइगरिज्म में नहीं है। ये फैक्ट याद करके तो दो चीजें ऐसे कनेक्ट मत कर लीजिएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आगे डेली, अब देखिए आपके राष्ट्रीय उद्यान सारे खत्म हो चुके हैं ना, पूरे 12 पढ़ लिया है आप लोगों ने, है ना, पूरे 12 के 12 पढ़ लिया है आप लोगों ने। अब आप लोग थोड़ा सा क्या जानोगे, बाघ रिपोर्ट के बारे में जानोगे, जो कि कब आई है, 2018 में आई है, सबसे नवीन बाघ रिपोर्ट है ये, है ना। उससे पहले क्या जान लीजिए, कोर्स के बारे में जान लीजिए, है ना। हमारे क्या रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में आप जाओगे तो आपको प्री प्लस मेंस का कोर्स मिलेगा पूरा, कितने में, 9,999 में, ठीक है। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। और आपको क्या है, उसके क्या क्या मिलेंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस पीडीएफ मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी जो भी नोट्स के रहेंगे, टीचर के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे वो, है ना। ऑनलाइन क्लास की बात कर रही हूं मैं। अब ऑफलाइन क्लास की अगर बात की जाए तो क्या, 10 दिसंबर से हमारी प्रीलिम्स फोकस एग्जाम, प्रीलिम्स जो फोकस्ड बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा 15 दिसंबर से एक और क्लास शुरू हो चुकी है, वो किसके लिए, प्री प्लस मेंस के लिए है ना। वो किसकी, प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन होगी। और जो 10 दिसंबर वाली क्लास है उसमें क्या, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है तो वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और ये क्या बात कर ली मैं, ये बात की हूँ ऑफलाइन क्लास की। और बाकी ऑनलाइन का तो आपको पता ही है, क्या करना है, एप्लीकेशन में जाके कोर्स को परचेज करना, अगर बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग करना है तो। बाकी एमपी के लिए तो काफी है, सफिशियंट है, आपको वीडियो देख के भी ये समझ में आ रहा होगा, है ना, कि सारे टॉपिक के सारे डायमेंशंस कवर किए जा रहे हैं ना अच्छे से आपको। और आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपके प्रॉपर पूरे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक छोड़ने का प्लान नहीं है मेरा, है ना। जैसे ऑफलाइन में जिस हिसाब से पढ़ाती हूँ, जिस हिसाब से करती हूँ, उस हिसाब से बिल्कुल किसमें, ऑनलाइन में भी चल रहा है। बस एक चीज ना हो पा रहा है, क्या, मेरा फेवरेट काम था पूछना पढ़ाने के बाद, वो नहीं कर पा रही हूँ मैं। वो भी मैं अब क्या कोशिश कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, कि बताइए, कमेंट में लिखिए। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अब सुबह सुबह 8 बजे सबसे उठा ना जाता है ना, कि प्रीमियर देखें, आराम से देखते हैं लोग, है ना, आराम से जवाब देते हैं, ठीक।
चलिए तो अब क्या देख लेते हैं बाघ रिपोर्ट 2018 देख लेते हैं ना। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1973 में शुरुआत हुई है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। लेकिन मध्य प्रदेश में कब से? उसके जस्ट एक साल बाद शुरू हुआ है। कब? 1974 में। कहां से? कान्हा किसली से। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पहली क्लास जब शुरू में मैं नेशनल पार्क शुरू करी तभी बताई थी, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया गया होगा? इसीलिए किया गया होगा ना कि क्या? बाघों का संरक्षण किया जा सके, उनकी संख्या में लगातार हो रही कमी को रोका जा सके, है ना। तो इसीलिए, ठीक है। अब चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो क्या हमेशा टाइगर स्टेट कहा जाता है? नहीं। क्या होता है जब ये बाघ रिपोर्ट आती है, बाघ जनगणना होती है, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि कहाँ सबसे ज्यादा बाघ हैं, और जहां सबसे ज्यादा बाघ होंगे उसी को किसका दर्जा दिया जाएगा? टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो 2018 में मध्य प्रदेश ने अपने टाइगर स्टेट का दर्जा वापस ले लिया। किससे? कर्नाटका से। इससे पहले क्या हो गया था? पहले तो मध्य प्रदेश ही था, फिर कर्नाटका में ज्यादा क्या हो गया? बाघ पाए गए, तो क्या हो गया? कर्नाटक टाइगर स्टेट बन चुका था, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना दर्जा वापस ले लिया है। कब? 2018 में। तो अब 2018 के हिसाब से देखते हैं जो भी रिपोर्ट आई है उसके बारे में। क्या? मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 526। याद रखना है, नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसे नहीं बताया जा रहा है, कुछ भी चीज फालतू नहीं बताई जा रही है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है ना। अगर बताई जा रही है मतलब याद रखना है, ठीक। चलिए, तो मध्य प्रदेश में कितना? 526 बाघों की संख्या है, ठीक है। कर्नाटक में कितनी है? 524। थोड़ा सा 2 से रह गया कम, है ना। नहीं तो क्या था? कर्नाटक टाइगर स्टेट था, है ना। अब मध्य प्रदेश ने अपना दर्जा वापस ले लिया। फिर उत्तराखंड में कितना है? 442। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ तो 2 ही का डिफरेंस है, पर यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है ना। समझ रहे हैं कितनी खराब हालत है ना। संख्या कितनी तेजी से कम हो रही है। तो अब ये आपकी पूरी क्लास किसकी हो गई? नेशनल पार्क की हो गई। अब नेक्स्ट क्लास किसकी रहेगी आपकी? नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी वन्य जीव अभ्यारण्य की रहेगी। मध्य प्रदेश में जितने वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी मिसलिनियस पार्ट होगा वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद आप लोग को पढ़ा दूंगी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, जिसमें पचमढ़ी का नाम आ रहा था ना सतपुड़ा में, वही वैसे ही, ठीक है। क्या? बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाऊंगी उसके बाद, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है ना, और ऐसा लग रहा है आपके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। थैंक यू।